हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ पर। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 रसायन विज्ञान के एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आणविक ज्यामिति के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण कैसे करते हैं, और आखिरी में हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन की संरचना के बारे में। तो आइए स्टूडेंट, अपने टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न को हम देखते हैं। तो देखो स्टूडेंट, जो आपका प्रश्न है अब हमारा वो है आणविक ज्यामिति के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण। मतलब हम देखेंगे कि आणविक ज्यामिति के आधार पर प्रोटीन को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो देखो स्टूडेंट्स, आणविक ज्यामिति के आधार पर प्रोटीन में दो प्रकार की होती है, ठीक है ना। मतलब कि जो आपकी प्रोटीन है वो अपनी आणविक ज्यामिति के आधार पर दो प्रकार की होती है। पहला है आपका तंतुमय, या फिर इसी को हम रेशेदार प्रोटीन बोलते हैं, या अंग्रेजी में हम फाइब्रस प्रोटीन्स बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, फिर से देखो, पहला है आपका तंतुमय या फिर रेशेदार प्रोटीन, और इसी को इंग्लिश में हम फाइब्रस प्रोटीन भी बोलते हैं। और जो दूसरा प्रकार होता है प्रोटीन का वो है आपका गोलिकाकार प्रोटीन, या उसे हम ग्लोब्यूलर प्रोटीन बोलते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि तंतुमय या रेशेदार प्रोटीन क्या होता है। तो देखो स्टूडेंट, जो आपके फाइब्रस यानी कि तंतुमय या रेशेदार प्रोटीन होते हैं ये क्या होते हैं देखते हैं। इन प्रोटीनों में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो हैं वो समानांतर होती हैं, ठीक है, तथा हाइड्रोजन एवं डाइसल्फाइड बंधुओं द्वारा संयुक्त रहती है। ठीक है स्टूडेंट, मतलब कह रहा है कि जो प्रोटीन होते हैं ऐसे प्रोटीन में जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है ना, इस प्रकार की प्रोटीन में वो समानांतर होती हैं, तथा वो क्या होती हैं, हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बंधों द्वारा आपस में संयुक्त रहती हैं, जुड़ी रहती हैं। ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ में आया। आगे देखो, इस प्रकार की प्रोटीन सामान्यतः जल में अविलीय रहती है। ठीक है स्टूडेंट, मतलब कि जो आपके तंतुमय या फिर रेशेदार प्रोटीन होती हैं वो जल में सामान्यतः अविलेय रहते हैं, मतलब जल में घुलते नहीं हैं। आगे है, ऐसा प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बलों के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं ना, इनके बीच में क्या होता है कि एक प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है। इसी कारण जो है ये जो आपके तंतुमय या रेशेदार प्रोटीन्स होते हैं ये जल में आपके अविलेय होते हैं। आगे पॉइंट देखते हैं। तंतुमय प्रोटीन में अणुओं की लंबाई और जो चौड़ाई का अनुपात होता है, यानी कि जो एक्सियल रेशियो होता है किसका, तंतुमय प्रोटीन के अणुओं का, वो 10 से ज़्यादा होता है। ठीक है स्टूडेंट, और फिर से समझो, तंतुमय प्रोटीन में अणुओं की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है वो 10 से ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे देखो, इस प्रकार की प्रोटीनों के कुछ उदाहरण निम्न हैं। मतलब कि जो आपके फाइब्रस प्रोटीन होते हैं इनके कुछ उदाहरण निम्न हैं। देखो, जैसे आपका हो गया कैराटिन है, ठीक है, मायोसिन, कोलेजन, ये सब क्या है, आपके तंतुमय प्रोटीन है, यानी कि फाइब्रस प्रोटीन्स हैं। जैसे आपका कैराटिन है, ये आपका त्वचा में पाया जाएगा, बाल में, नाखून में उपस्थित होता है। ठीक है, मतलब इन सब जगह पे आपका कैराटिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला है आपका मायोसिन। तो मायोसिन में देखो क्या होगा, ये जो है पेशियों में उपस्थित होता है। ठीक है स्टूडेंट, मतलब कि मायोसिन प्रोटीन जो है वो आपके शरीर की जो पेशियां होती हैं उसमें उपस्थित होता है। और वहीं जो आपका कोलेजन प्रोटीन है वो स्नायु उपास्थियों में या फिर अस्थियों में पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये सब जो है आपके क्या है, प्रोटीन्स हैं। अब अगला हम देखते हैं गोलिकाकार प्रोटीन क्या होता है। ठीक है, अभी हमने देखा तंतुमय या रेशेदार यानी कि फाइब्रस प्रोटीन को, अब हम देखेंगे गोलिकाकार प्रोटीन यानी कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन को। तो देखो स्टूडेंट, ग्लोब्यूलर प्रोटीन से क्या होता है। देखो, इस प्रकार की प्रोटीनों में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो है वो अपने ही चारों ओर कुंडलित कुंडलित होकर अणु को गोलाकृति प्रदान करती है। ठीक है स्टूडेंट, इन प्रोटीनों में कुंडलन इस प्रकार होता है कि वसा स्नेही, ठीक, यानी कि जो लिपोफिलिक भाग होता है वो क्या होता है कि अणु के अंदर की ओर, तथा जल स्नेही यानी कि जो हाइड्रोफिलिक भाग है वो अणु के बाहर की ओर रहता है। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखो, जल के अणु इन ध्रुवीय समूहों से क्रिया करते हैं, यही कारण है कि ये प्रोटीन जल में विलेय होते हैं। ठीक, यही कारण है कि जो आपके ग्लोब्यूलर यानी कि गोलाकार के प्रोटीन होते हैं वो जल में विलेय होते हैं। आगे है अगला पॉइंट, देखो स्टूडेंट, अगला पॉइंट है अब, इस प्रकार के प्रोटीन में अणु में
लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात जो है वो 3 से कम होता है। ठीक है स्टूडेंट, मतलब जो आपके ग्लोब्यूलर प्रोटीन है उनके अणु में जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो 3 से कम होता है, जबकि जो आपका रेशेदार यानी कि जो आपका रेशेदार या फिर जो आपका रेशेदार या तंतुमय या फिर जो आपके फाइब्रस प्रोटीन होते हैं उनका जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात था वो 10 से ज़्यादा था। परंतु जो आपके ग्लोब्यूलर यानी कि जो आपके गोलाकार या फिर गोलाकृति वाले प्रोटीन होते हैं उनके लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3 से यानी कि 3 से कम होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट देखो, गोलिकाकार प्रोटीन जीवित जीवधारियों में जैव प्रक्रियाओं को नियमित करती हैं। ठीक है स्टूडेंट, मतलब जो आपके गोलिकाकार प्रोटीन होते हैं ये जीवित जीवधारियों में जैव प्रक्रियाओं को नियमित करते हैं। कैसे करते हैं उसको हम उदाहरण में देख लेते हैं। देखो उदाहरण में आपके कुछ गोलाकार यानी कि जो आपके ग्लोब्यूलर प्रोटीन है उनके नाम दिया गया है, इनको देखते हैं। एक है आपका एंजाइम, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, एंटीबॉडीज। ठीक है, ये सब क्या है, एक प्रकार के आपके गोलाकार यानी कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। तो देखते हैं एंजाइम। ठीक है, पहले एंजाइम का क्या काम होता है। देखो ये जो एंजाइम होते हैं ये अमाशय में पेप्सिन पाचक में सहायक होते हैं। ठीक है, और जो आपके इंसुलिन होते हैं इनका क्या काम होता है, ये अग्नाशय से अस्रावित ग्लूकोज उपापचय का नियमन करते हैं। वहीं जो आपके हीमोग्लोबिन होती है ये आपके रक्त में उपस्थित होकर क्या करते हैं, फेफड़ों से ऑक्सीजन का ऊतकों तक परिवहन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं एंटीबॉडीज है। देखिए ये क्या करिए, बाह्य संक्रमण से शरीर की रक्षा करते हैं। मतलब कि जो सिंपल सा आप समझ लो कि एंटीबॉडी जो हैं, जो आपकी बीमारी होती है आपके शरीर में विभिन्न प्रकार की, उनसे हमारे बचाने का प्रयत्न करता है अपने स्तर पे एंटीबॉडीज। या फिर मतलब कि जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे आपके वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, इन सब से क्या करता है हमारे शरीर की इन सब से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, यानी कि रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है एंटीबॉडीज। ठीक है, आई होप आपको ये जो आपके आणविक ज्यामिति के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें हमने आपको पहले बताया कि इसके बेस पर यानी इसके आधार पर आणविक ज्यामिति के आधार पर प्रोटीन को हमने 2 भागों में डिवाइड किया था। एक था आपका जो है रेशेदार या तंतुमय या फिर फाइब्रस प्रोटीन, दूसरा था आपका जो है गोलाकार या फिर आप बोल सकते हैं ग्लोब्यूलर। ठीक है, या फिर इसी को आप गोलाकृतिक प्रोटीन भी आप बोलते थे। तो ये दोनों प्रकार की जो प्रोटीन थी ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं प्रोटीन की संरचना के बारे में, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को। तो देखो स्टूडेंट, प्रोटीन की संरचना में क्या पढ़ेंगे कि प्रोटीन को जैव बहुलक या फिर बायोपॉलीमर माना जाता है। ठीक है, प्रोटीन को जैव बहुलक या फिर बायोपॉलीमर माना जाता है, जिनका निर्माण एमिनो अम्लों की संघनन कंडेंसेशन से होता है। संघनन को इंग्लिश में हम कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब कि जो आपका प्रोटीन होता है ना ये कई सारे अमीनो अम्लों से मिल मिल के बनता है। सिंपल सा। आगे देखते हैं। अब आगे देखो स्टूडेंट, जो परस्पर पेप्टाइड आबंधों से जुड़े होते हैं। ठीक है ना, जो परस्पर पेप्टाइड आबंधों से जुड़े होते हैं और मतलब जो एमिनो अम्ल से मिलकर आपका प्रोटीन बनता है। तो जो एमिनो अम्ल हैं वो आपस में एक अमीनो अम्ल दूसरे अमीनो अम्ल से पेप्टाइड बंध से जुड़ता है। ठीक है, तथा इनकी संरचना त्रिविमी यानी कि 3 डायमेंशनल होता है। समझे स्टूडेंट। आगे देखो, प्रोटीन की संरचना अत्यंत जटिल होती है। प्रोटीन की संरचना का अध्ययन हम निम्नलिखित 4 विभिन्न, ऐसे इसको हमने 2 बार लिख दिया था, मतलब कि प्रोटीन की संरचना का अध्ययन निम्नलिखित 4 विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, मतलब कि 4 प्रकार से हम इसको डिवाइड किए हैं प्रोटीन की संरचना को। पहला होता है आपका प्राथमिक यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा है आपका द्वितीयक संरचना यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तीसरा है आपका तृतीयक संरचना यानी कि टर्सरी स्ट्रक्चर, और चौथा है आपका चतुर्थक संरचना यानी कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये 4 प्रकार की संरचना होती है प्रोटीन की। तो अभी स्टूडेंट आपका ये वीडियो लंबा हो जाता और क्वेश्चन जो है आपका इतना ही है। मतलब कि पेपर में अगर आपसे लॉन्ग में पूछ ले रहा है कि आणविक ज्यामिति के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण कीजिए और प्रोटीन पर टिप्पणी कीजिए, तो आप इतना लिख दोगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। क्योंकि अभी एग्जाम की हम तैयारी करा रहे हैं तो इसको हम बहुत ज़्यादा डीप में, मतलब इसके स्ट्रक्चर को हम अलग अलग नहीं समझाएंगे। तो अभी आप इसको इतना आप लिख लीजिए, अगर आप इतना एग्जाम में कर ले रहे हैं तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। और जो स्ट्रक्चर है इसकी, इसको हम
नेक्स्ट वीडियो में जब हम 2024 की बैच जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम आपको इसका जो प्रोटीन पढ़ाएंगे तो डिटेल से इसका स्ट्रक्चर बना के आपको समझा देंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप हमारी वीडियो से समझ में आया है, अगर हमारी वीडियो से पसंद आया है तो स्टूडेंट आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ के एग्जाम में अपना बेस्ट दे सकें। तो तब तक के लिए बाय स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।